हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज शाह है और आज का मेरा टॉपिक है प्रोटोजोआ का एक और सदस्य, पैथोजेनिक सदस्य ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, हम इसमें पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसका इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर जो इसका व्यू आता है डिटेल स्ट्रक्चर, इसके अलावा इसकी लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल के साथ फिर हम पढ़ेंगे पैथोजेनिसिटी, रोगजनकता, फिर इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है और डायग्नोस करने के बाद में इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है और प्रिकॉशन क्या है। तो ये सारी स्टेप जो है हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें एग्ज़ाम में हमें इसकी लाइफ साइकिल इम्पॉर्टेंट है और इसका डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। ट्राइपेनोसोमा का क्लासिफिकेशन, ये एंडोपैरासाइट है। ये क्या है? एंडोपैरासाइट है। तो हम यहाँ से लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, क्लास मेस्टिगोफोरा, सब क्लास ज़ूमेस्टिगोफोरा एंड ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा। प्रोटोजोआ में कौन से सदस्य आते हैं? जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। सार्कोमेस्टिगोफोरा यानी गमन के लिए या तो सूडो या मेस्टिगो मतलब फ्लैजिला पाया जाता है। अब क्योंकि ट्राइपेनोसोमा में फ्लैजिला है तो क्लास हो गई मेस्टिगोफोरा। सब क्लास हो गई ज़ूमेस्टिगोफोरा क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो ये फाइटोमेस्टिगोफोरा होता, जैसे कि यूग्लिना है, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो ज़ूमेस्टिगोफोरा। ऑर्डर है काइनेटोप्लास्टिडा क्योंकि इसमें काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है। बेसल ग्रेन्यूल जहाँ से फ्लैजिला निकल रहा है उसके जस्ट साथ में क्या पाया जाता है? इसमें काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। लिश्मानिया का क्लासिफिकेशन भी सेम है जो हमने पढ़ा है। अब हम लेते हैं यहाँ इसकी 3 स्पीशीज़, ट्राइपेनोसोमा गैम्बिनिस, ट्राइपेनोसोमा रोडिसियंस एंड ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, जिसमें से ट्राइपेनोसोमा गैम्बिनिस और ट्राइपेनोसोमा रोडिसियंस जो है इनके द्वारा होता है अफ्रीकी निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस हम कह सकते हैं, और ट्राइपेनोसोमा क्रूजी के द्वारा होता है चागास रोग। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ इसका एक्सटर्नल, इसका डायग्राम। ये डायग्राम कैसा है? ये इलोंगेटेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लंबा पत्ती के जैसी संरचना है। इसका पोस्टीरियर पॉइंट जो है ये ब्लंट है, थोड़ा बूढ़ा है, जबकि एंटीरियर पॉइंट ये वाला है जो थोड़ा पॉइंटेड है। इसकी सबसे ये मेस्टिगोफोरा यानी फ्लैजिला है। इसका जो फ्लैजिला है ये पोस्टीरियर पार्ट से, यहाँ से पोस्टीरियर पार्ट में बेसल ग्रेन्यूल या ब्लीफेरोप्लास्ट जिसे हम कहते हैं, वहाँ से ये ओरिजिन होता है और वहाँ से ओरिजिन होकर के एक साइड की इसकी जो अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन यानी झालर के जैसी संरचना है इस साइड में, तो इस झालर जैसी संरचना के साथ ये अटैच है, जुड़ा हुआ है पूरी झालर के जैसी संरचना के साथ में। तो ये हो गया अटैच्ड फ्लैजिलम जो झालर से जुड़ा हुआ है, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और एंटीरियर साइड में थोड़ा सा फ्री है। तो एंटीरियर साइड में जो फ्री है तो यहाँ लिखा हुआ है फ्री फ्लैजिलम, और बाकी जो है ये इस झालर जैसी संरचना के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो ये अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन जब कॉन्ट्रैक्ट होती है या रिलैक्स होती है उसके अनुसार ये फ्लैजिला का मूवमेंट होता है। ठीक है, और फ्लैजिला कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? बेसल ग्रेन्यूल जो पोस्टीरियर पार्ट में है। बेसल ग्रेन्यूल के जस्ट पास में काइनेटोप्लास्ट है, काइनेटोप्लास्ट है। सेंटर में, लगभग सेंटर में एक बड़ा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी है और बाहर की तरफ डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। सबसे बाहर की तरफ इसके पेलिकल का आवरण होगा। पेलिकल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई संरचना है, पेलिकल दृढ़ होती है लेकिन लचीली होती है। साइटोप्लाज्म जो है ये एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभेदित है। ये बाहर की बाउंड्री एक्टोप्लाज्म और अंदर का एंडोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये है रिजर्व फूड पार्टिकल्स। रिजर्व फूड पार्टिकल्स खाद्य धानियाँ जो है, जिसके अंदर जो फूड पार्टिकल है वो किस फॉर्म में रिजर्व होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में रिजर्व होता है। और ये जो फूड पार्टिकल है ये साइक्लोसिस के द्वारा इसमें मूव करता रहेगा, चक्रीय क्रिया के द्वारा मूव करता रहेगा, और इसी में बीच बीच में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं।
तो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो इस भोजन का पाचन करते हैं। पचने के बाद में जो भोजन बचता है उसको ग्लाइकोजन फॉर्म में संचित कर दिया जाता है इन रिजर्व फूड पार्टिकल्स के रूप में। ठीक है, अब इसी की हम, ये तो हो गया इसका नॉर्मल डायग्राम। अब यहाँ हम लेते हैं इसका जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर इसको देखा जाए तो इसका क्या व्यू आता है। यहाँ पर, यहाँ आप देखें, जैसा कि हमें पता है कि प्रोटोजोआ यानी क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल। यूकैरियोट मतलब केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। तो हमें कैसे बनाना है इसका, ये संरचना हम बना देंगे। बाउंड्री लगभग सेंटर वाले भाग में न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, तो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है राइबोसोम्स, कुछ राइबोसोम्स फ्री भी होंगे, और इसमें एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का ही पश्च वाले भाग से अटैच है काइनेटोप्लास्ट। काइनेटोप्लास्ट जिसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और काइनेटोप्लास्ट किसके पास बताया था, बेसल ग्रेन्यूल के पास में। बेसल ग्रेन्यूल क्या है, जिससे फ्लैजिला निकल रहा है, तो ये बेसल ग्रेन्यूल है जहाँ से फ्लैजिला निकलेगा, और यहाँ पर ही ये रिजर्वॉयर हैं। और बेसल ग्रेन्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में यहाँ लगभग गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी काय उपस्थित है। और यहाँ पर क्या बताए थे, रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स होंगे। ठीक है, रिजर्व फूड पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। ठीक है, बाहर आउटर मोस्ट लाइनिंग किसकी है, पेलिकल की। तो ये पेलिकल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ पेलिकल। न्यूक्लियस की कौन कौन सी संरचना हमें बतानी है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है ना। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता दिया, ये राइबोसोम्स, दोज हु आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कुछ फ्री भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिया, काइनेटोप्लास्ट बता दिया जिसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बता दिया। ये अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो इससे अटैच है, और इस मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच क्या है, फ्लैजिलम। तो अटैच्ड फ्लैजिलम, फ्लैजिलम एंटीरियर, ये इसका एंटीरियर साइड है। यहाँ कुछ स्वतंत्र भाग है, ये स्वतंत्र वाला भाग ही मूव करता है जिससे इसका लोकोमोशन होता है, तो ये फ्री फ्लैजिलम। तो ये है इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर से देखा तो इसका व्यू अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी के नीचे। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम हमने कर लिए। अब हम लेते हैं 3 स्पीशीज हमने बता दी कौन कौन सी है, ट्राइपेनोसोमा गैम्बिनिस, ट्राइपेनोसोमा रोडिसियंस, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। ट्राइपेनोसोमा क्रूजी से चागास रोग होता है, ट्राइपेनोसोमा गैम्बिनिस और रोडिसियंस से अफ्रीकी निंद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस होता है। अब हम लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल। ये डाइजेनेटिक एनिमल है, क्या है, डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक मतलब 2 जीवों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है, जिसमें से एक जीव है इसका एक होस्ट है इसका वर्टिब्रेट, तो वर्टिब्रेट होस्ट जिसमें हम ह्यूमन बीइंग का लेंगे, और एक है वाहक जो इनवर्टिब्रेट होस्ट है जो इसमें है सेट्सी फ्लाई। हम पढ़ रहे हैं ट्राइपेनोसोमा गैम्बिनिस के बारे में। तो ये डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक मतलब लाइफ साइकिल, डाइजेनेटिक मतलब कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल्स इन 2 होस्ट। प्राइमरी होस्ट है ह्यूमन बीइंग और सेकेंडरी होस्ट है सेट्सी फ्लाई। तो सेट्सी फ्लाई वाहक हो गया और प्राइमरी होस्ट क्या है, ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं इसके अंदर कि ये अंतः परजीवी है, तो हमारे शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है या कौन से भाग में अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो ये ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा, नॉट इन आरबीसी, यानी आरबीसी कोशिका में नहीं है, कोशिका के बाहर ब्लड प्लाज्मा में है, या लिम्फ नोड्स में है, या स्प्लीन में है, या अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो नर्वस सिस्टम में चला जाएगा और नर्वस सिस्टम में जाकर के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में चला जाएगा। और जब ये नर्वस सिस्टम में पहुंचता है तभी स्लीपिंग सिकनेस वाला सिम्टम्स प्रकट होते हैं, उससे पहले स्लीपिंग सिकनेस का सिम्टम प्रकट नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं यहाँ पर ये पार्ट इसका वर्टिब्रेट होस्ट यानी मैन के अंदर इसका इन्फेक्शन जो है किस तरह से हो रहा है। सेट्सी फ्लाई जो एक खून चूसने वाली मक्खी है, रुधिर कोशी मक्खी है,
तो यदि ऐसी मक्खी जिसमें क्या है, इसका इन्फेक्टिव स्टेज है उसके सलाइवरी ग्लैंड में, इन सलाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथियों में खून चूसती है, तो खून चूसती है तो उसकी लार में जो है एक केमिकल होगा जो रुधिर का थक्का नहीं जमने देगा। तो जब ये खून चूसेगी किसी व्यक्ति का तो लार उस व्यक्ति के ब्लड में प्रवेश होगा, है ना। तो इस कारण से अगर उसके लार ग्रंथियों में इन्फेक्टिव स्टेज यानी मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा है, तो वो मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा लार के साथ में कहाँ चले जाते हैं, ह्यूमन बीइंग के ब्लड में, तो इन्फेक्टिव स्टेज है मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा। तो इस तरह से वाहक के द्वारा सेट्सी फ्लाई के सलाइवा के साथ में जो है ये पहुंच जाता है ह्यूमन बीइंग के ब्लड में पहुंचने के बाद में ये साइज, उस समय इसके साइज कैसी है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, लंबा है थोड़ा और सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो वहाँ से ये ब्लड से जब ये पहुँच जाएगा ब्लड प्लाज्मा में, इन ब्लड प्लाज्मा क्या बताया था हमने कि आरबीसी में नहीं है, ये आरबीसी के बाहर है, ब्लड प्लाज्मा में, है ना। तो जब ये ब्लड प्लाज्मा में पहुँचता है तो वहाँ पर अब ये पोषण ग्रहण करेगा। तो इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, अवायवीय श्वसन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा इसको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ऊर्जा मिलने के बाद में अब ये इलोंगेट हो गए, अब ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का एक ही तरीका है, बाय बाइनरी फिजन। तो ये एक रिप्रेजेंट किया है बाइनरी फिजन करते हुए इसमें ब्लड प्लाज्मा में, डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा, ये डिवाइड हो रहे हैं इस तरह से काफ़ी सारी संख्या में। जब ये जो है डिवाइड होकर मल्टीप्लाई होकर के काफ़ी सारी संख्या में हो जाते हैं, तो जब इनका मल्टीप्लिकेशन चल रहा होता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम में जो एंटीजेंस हैं वो एंटीबॉडी बनाएंगी इसके अगेंस्ट में, है ना। तो एंटीबॉडी जब बन जाती हैं पर्याप्त मात्रा में, जब एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड, देन लेक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, तो उसके बाद में ग्लूकोज की कमी हो जाती है इनके लिए। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा हो गई है, उतनी मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिल रहा है ना। तो जब इनको ग्लूकोज की मात्रा की कमी हो जाती है तब ये मेटामॉर्फोसिस शो करेंगे, कायांतरण। और कायांतरण के में क्या होगा, अब इनकी साइज़ थोड़ी छोटी हो जाएगी, ये इंटरमीडिएट फॉर्म थोड़ी छोटी होगी, फिर और छोटी ठूंठ के जैसी संरचना हो जाएगी, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। अब ठूंठ के जैसी संरचना जब हो जाती है तब ये भोजन ग्रहण करना बंद कर देते हैं, डू नॉट फीड। और इस अवस्था में यदि कोई सेट्सी फ्लाई ऐसे व्यक्ति का खून चूसती है तो ये सेट्सी फ्लाई के एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में चला जाएगा। और अगर ऐसे व्यक्ति का खून कोई सेट्सी फ्लाई नहीं चूसती है तो ये जो है बॉडी में ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई मक्खी सेट्सी फ्लाइज का खून चूसेगी तो ऐसे व्यक्ति का खून चूसेगी तो ये स्टम्पी फॉर्म कहाँ चले जाएंगे, सेट्सी फ्लाई के एलिमेंट्री कैनाल में, अदरवाइज ये ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है ये अपने आप में भोजन करना बंद कर देते हैं, डू नॉट फीड, इफ़ नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इन सेट्सी फ्लाई दे डाई। और अगर समय रहते ये सेट्सी फ्लाई में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए तो ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हो गया इसका ह्यूमन बीइंग में चक्र, ठीक है। इसके बाद में यदि कोई मक्खी सेट्सी फ्लाई ऐसे व्यक्ति का खून चूसती है जिसमें ट्राइपेनोसोमा के स्टम्पी फॉर्म है ब्लड प्लाज्मा में, तो ये स्टम्पी फॉर्म उस सेट्सी फ्लाई के आहार नाल में चले जाते हैं। तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है ये है लाइफ साइकिल इन सेट्सी फ्लाई, इनवर्टिब्रेट होस्ट, सेकेंडरी होस्ट या वाहक में, है ना। तो वाहक के आहार नाल में चले गए, आहार नाल में जाने के बाद में ये वापस से साइज़ में बड़ा होता है और साइज़ में बड़ा हो गया तो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी तक हमने जितने भी डायग्राम बताए उसमें देखो सेंटर में न्यूक्लियस है, पोस्टीरियर साइड में बेसल ग्रेन्यूल है और फ्लैजिला निकल रहा है ना। अब जब ये एलिमेंट्री कैनाल में आ जाता है वहाँ से ये पहुँचता है मिडगट में, कहाँ पर, मिडगट में, इन मिडगट के पेरिट्रॉफिकल मेम्ब्रेन में, जो मेम्ब्रेन की जो बाहर की परत है वहाँ पर, मिडगट के बाहर जो परिधि वाले भाग है उस वाले भाग में, और वहाँ पर इसको ऊर्जा मिलती है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड के ऑक्सीकरण से। और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद में अब यहाँ पर भी ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेगा, बाइनरी फिजन से। तो एक सैंपल दिखाया है, बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई करते हैं, संख्या में अधिक होते हैं।
उसके बाद में ये पहुंच जाते हैं कहाँ पर, सलाइवरी ग्लैंड में, यानी मध्य आंत्र में है, मध्य आंत्र से चले जाएंगे ग्रसिका में, और ग्रसिका से होते हुए चले जाएंगे कहाँ पर, ये सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड में जाने के बाद में, लार ग्रंथि में जाने के बाद में अब इसकी संरचना में परिवर्तन आता है और इसकी दूसरी फॉर्म बनती है जो है क्राइथिडियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, क्राइथिडियल फॉर्म। क्राइथिडियल फॉर्म जो है ये इन्वर्टिब्रेट्स में ही होती है, वर्टिब्रेट्स में ट्राइपेनोसोमा फॉर्म होती है और क्राइथिडियल फॉर्म किस में है, इन्वर्टिब्रेट्स में। क्राइथिडियल फॉर्म और ट्राइपेनोसोमा में क्या अंतर है, एक तो ये साइज में छोटी है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, है ना, और इसके अंदर आप यहाँ देखें केंद्रक एक साइड में है, ब्लीफेरोप्लास्ट आगे की तरफ है और यहाँ केंद्रक और ब्लीफेरोप्लास्ट के बीच में काइनेटोप्लास्ट है। तो ये क्राइथिडियल फॉर्म है। जबकि नॉर्मल जो ट्राइपेनोसोमा है उनमें सब में हमने क्या बताया, ये सेंटर में न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस और पोस्टीरियर साइड में बेसल ग्रेन्यूल। यहाँ पर भी यही था संरचना। वर्टिब्रेट्स के अंदर तो यही संरचना है, सब डायग्राम में देखें आप, लगभग सेंटर में न्यूक्लियस और पोस्टीरियर साइड में क्या है, ब्लीफेरोप्लास्ट है। लेकिन क्राइथिडियल फॉर्म में क्या आ जाएगा, साइज में छोटी संरचना आ जाएगी, फ्लैजिला भी थोड़ा सा ही फ्री है, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन भी छोटी है और न्यूक्लियस पोस्टीरियर साइड में है, ब्लीफेरोप्लास्ट इसके आगे है और इन दोनों के बीच में काइनेटोप्लास्ट है। तो क्राइथिडियल फॉर्म जो है ये केवल इन्वर्टिब्रेट्स में होगी। तो सलाइवरी ग्लैंड में इसकी क्राइथिडियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने का एक ही तरीका है, क्या है, बाइनरी फिजन। तो ये डिवाइडिंग क्राइथिडियल फॉर्म, अभी क्राइथिडियल फॉर्म ही है तो न्यूक्लियस का हमें ध्यान रखना है कि ये पोस्टीरियर साइड में है और इनके आगे की तरफ से ये फ्लैजिला निकल रहे हैं, ठीक है, और फ्री फ्लैजिला बहुत छोटा सा है। और सलाइवरी ग्लैंड में डिवाइड करने के बाद में अब ये इंटरमीडिएट स्टेज यानी कि इन्फेक्टिव स्टेज में कन्वर्ट होते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा। अब मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा अब तैयार है कहाँ जाने के लिए, यदि ये मक्खी किसी स्वस्थ व्यक्ति का खून चूसती है और तो ये जो है सलाइवा के साथ में ये ट्रांसफॉर्म कर दिए जाएंगे उस व्यक्ति के ब्लड में। तो इस तरह से हमें बताना है ये इसका लाइफ साइकिल जो डाइजेनेटिक है। एक होस्ट, प्राइमरी होस्ट है मैन और सेकेंडरी होस्ट है सेट्सी फ्लाई। तो सेट्सी फ्लाई वाहक है और प्राइमरी होस्ट कौन सा है, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के कौन से भाग को इन्फेक्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर में भी कौन सा है, ब्लड प्लाज्मा, या वहाँ से जाएगा लिम्फ नोड में, स्प्लीन में, फिर लास्ट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाने के बाद में ये ज़्यादा खतरनाक अवस्था में आ जाती है, ठीक है। और ट्राइपेनोसोमा फॉर्म है ह्यूमन बीइंग में और क्राइथिडियल फॉर्म है किसमें, क्राइथिडियल फॉर्म है इसमें सेट्सी फ्लाई में। सेट्सी फ्लाई में अपना जीवन चक्र पूरा करता है ये लगभग 20 से 30 दिन में और वहाँ इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है 70 डिग्री से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। इस तरह से ये अपना जीवन चक्र यहाँ पर पूरा करता है सेट्सी फ्लाई में। अब हम लेते हैं यहाँ पर जो डायग्राम के रूप में दिया था इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म में कि हमें एक्सप्लेन कौन कौन से पॉइंट करने हैं, ये पॉइंट हमें याद में रहें। तो यहाँ हमने ले लिया लाइफ साइकिल इन मैन। लाइफ साइकिल इन मैन में हमें 3 पॉइंट डिस्क्राइब करने, इन्फेक्शन, फिर हुआ मल्टीप्लिकेशन जो इसके ब्लड प्लाज्मा में है, और मेटामॉर्फोसिस जब इसको खाना कम मिलेगा, खाना बंद कर देगा, यानी ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो फिर ये मेटामॉर्फोसिस करेगा और शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ से ये अगर कोई सेट्सी फ्लाई इसका खून चूसेगी तो उसमें चला जाएगा, ठीक है। ये इसके 3 अवस्थाएं। अब हम लेते हैं रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी कभी कभी क्या होता है कि सारे के सारे जो ट्राइपेनोसोमा हैं वो स्टम्पी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, बल्कि उनमें से कुछ जो ट्राइपेनोसोमा है वो ब्लड प्लाज्मा में बने रहते हैं और ब्लड प्लाज्मा में बने रह करके वो क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के वो उन एंटीजन्स को ख़त्म करेंगे जो इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं और वो मल्टीप्लाई करेंगे, इलोंगेट रहेंगे और वो वहाँ से मल्टीप्लाई करके पहुँचेंगे कहाँ पर, ब्लड प्लाज्मा से कहाँ पर पहुँचेंगे, स्प्लीन में, और वहाँ से वो पहुँच जाते हैं कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से भाग में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। इस तरह से 3 महीने में ये अपना चक्र वापस कंप्लीट करते हैं।
तो 3 महीने के बाद में इसके सिम्टम वापस प्रकट हो सकते हैं उसी व्यक्ति के अंदर 3 महीने में ये वापस से इसका जो है सिम्टम प्रकट होगा। तो शुरुआत में इसका प्रभाव कैसा होता है? लगातार फीवर होना, लगातार क्या होना? फीवर होना, बॉडी पेन होना, बोन पेन होना, हड्डियों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, बेचैनी होना। तो स्टार्टिंग में इसके ये सिम्टम होते हैं। लेकिन अगर ये कहाँ पहुँच गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुँच जाता है, तब इसकी ज़्यादा खतरनाक अवस्था होती है। तब होता है ये स्लीपिंग सिकनेस, यानी ब्रेन काम करना स्लो कर देगा और धीरे धीरे व्यक्ति को कभी भी नींद आ जाती है, कभी भी नींद आ सकती है और ज़्यादा प्रभाव होगा तो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। तो ये हमें ह्यूमन बीइंग के अंदर इसकी साइकिल बतानी है। स्टम्पी फॉर्म जब है और ऐसे व्यक्ति का खून जब सेट्सी फ्लाई चूसती है तो सेट्सी फ्लाई में जो है वो स्टम्पी फॉर्म चला गया। सेट्सी फ्लाई का बायोनोमेनक्लेचर क्या है? ग्लॉसिना पल्पलिस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या डिस्क्राइब करना है? ट्रांसफ़र इन सेट्सी फ्लाई कि किस तरह से ट्रांसफ़र हुआ, और डेवलपमेंट इन मिडगट। मिडगट में आने के बाद में अब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में संख्या में वृद्धि होगी। संख्या में वृद्धि होने के बाद में अब इनमें से ही ये कहाँ चले जाते हैं? सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड में जाने के बाद में ये क्राइथिडियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्राइथिडियल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद फिर क्राइथिडियल फॉर्म में डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वही बाइनरी फिजन, और उसके बाद में ये कन्वर्ट होंगे मेटासाइक्लिक ट्रैपेनोसोमा में, जो इन्फेक्टिव स्टेज है, जो सलाइवरी ग्लैंड में ही है। और इसमें अपना जीवन चक्र पूरा होता है इसका 20 से 30 दिनों में, और टेम्परेचर ऑप्टिमम चाहिए होता है 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फिर अब हम लेते हैं इसमें, ये बता दिया मेटासाइक्लिक ट्रैपेनोसोमा क्राइथिडियल फॉर्म है, ये क्राइथिडिया का डायग्राम बता दिया। विशेष ध्यान हमें क्या रखना है? साइज़ में छोटा है, न्यूक्लियस पोस्टीरियर साइड में है, इसके आगे की साइड में बेसल ग्रेन्यूल है, फ्लैजिला छोटा है, और यहाँ इन दोनों के बीच में काइनेटोब्लास्ट है। ठीक है, अब आते हैं पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी में हमें क्या बताना है? ब्लड प्लाज्मा में एंडा पैरासाइट है ये, वहाँ से ये लिम्फ नोड्स में चला जाएगा और नर्वस सिस्टम में भी जा सकता है। लिम्फ नोड में अगर जाता है तो लिम्फ नोड में स्वेलिंग होती है। नर्वस सिस्टम या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाएगा तो स्लीपिंग सिकनेस होगा और ज़्यादा होने से कोमा की सिचुएशन भी आ सकती है। इनिशियली स्टार्टिंग में रिकरेंट फीवर, यानी बार बार रिपीट होगा फीवर आना, जो सिम्टम्स बताए थे, वजन कम होना, अनीमिया होना, सिर में दर्द होना, बॉडी पेन होना, है ना, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब हम लेते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाएगा। अगर ये सिम्टम्स हैं तो डायग्नोस किसका किया जाएगा? ब्लड सैंपल का, या अगर ये लिम्फ नोड इनलार्ज हो गई है तो उसमें से फ्लूइड लिया जाता है और इनकी स्लाइड प्रिपेयर की जाती है। स्लाइड के अंदर अगर ट्राइपेनोसोमा है, इसका मतलब ट्राइपेनोसोमा डायग्नोस हो गया। डायग्नोस होने के बाद में ट्रीटमेंट क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट के लिए या तो सुरामिन सोडियम दी जाती है, या एटॉक्सिल दी जाती है, या ट्राइपरसिमाइड दी जाती है। ठीक है, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ तक पहुँच गया है, तो ज़्यादा खतरनाक है और उसके लिए दवाई दी जाती है ऑर्सेनाइन। ठीक है, अब आते हैं हम प्रिवेंशन, बचाव क्या करें। बचाव के लिए हमें क्या है? इसके वाहक को ख़त्म कर दें। जैसे हम मच्छरों को मारते हैं मलेरिया से बचने के लिए और डेंगू से बचने के लिए, क्योंकि मच्छर क्या है? उसका वाहक है ना। मलेरिया हो किससे रहा है? प्लाज्मोडियम से हो रहा है, पर वाहक कौन है? मच्छर है। तो मच्छरों को मार दो, अपने आप ही जो है वाहक ख़त्म हो गया तो रोग नहीं फैलेगा। तो उसी तरह से हमें डिस्ट्रॉय करना चाहिए सेट्सी फ्लाई को, जो इसका वाहक है। सेट्सी फ्लाई जो है ये नमी वाली जगह पर और जहाँ ग्रीनरी है और लगातार नमी रहती है उस वाली जगह पर होती हैं। जैसे ज़्यादातर ये अफ्रीका के घने जंगलों में, दक्षिण अफ्रीका के घने जंगलों में पाई जाती हैं, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है अफ्रीकी निंद्रा रोग। इन्फेक्टेड पर्सन, दूसरा तरीका क्या है? जब पता चल जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें ट्राइपेनोसोमा है ना, तो उस व्यक्ति को इन वाहकों से बचाया जाए, यानी सेट्सी फ्लाई किसी भी तरह से उनके पास तक ना पहुंच पाए, उन्हें ना काट सके, क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन से ही तो उसके आहार नाल में ट्राइपेनोसोमा जाएगा, उसका स्टम्पी फॉर्म जाएगा, है ना। तो इन्फेक्टेड पर्सन, अगर पता है इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसे इन मक्खियों से यानी सेट्सी फ्लाई से दूर रखा जाए। और ऐसे व्यक्ति को
शुरुआत में 2 से 3 महीने के अंतराल में, क्योंकि 2 से 3 महीने में अगर ये रह जाता है तो इनमें से कुछ क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं और अपना जीवन चक्र वापस पूरा करते हैं। तो 2 से 3 महीने में वापस जो है बन गए ये, है ना। तो 2 से 3 महीने के अंतराल में 1 ग्राम सुरामिन का या एंट्राइपोल का इंजेक्शन देना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, इसे जड़ से ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है ये पूरा टॉपिक हमारा कवर होता है ट्राइपेनोसोमा के बारे में। ट्राइपेनोसोमा का जैसे मैंने आपको बताया, इसकी लाइफ साइकिल इम्पॉर्टेंट है और इसका ये जो स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब पैथोजेनिक प्रोटोजोआ में हमारा केवल एक ही एनिमल रह रहा है हमारे सिलेबस में जो है उनमें से, वो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। बाकी सारे एनिमल्स जो है इसके यूट्यूब मैंने बना दी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जो है मुझसे शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।